हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आर क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? होप्स आर डूइंग वेल। सो ये आज हमारा पार्ट नंबर 3 है 5000 MCQ सीरीज़ का। होप्स आपने अब तक पार्ट 2 कर लिए होंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है? पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। एज दिस फोकस टू, जो HRM है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है। इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक नैरो कंसेप्ट है, और जो एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो एक वाइड कंसेप्ट है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ द ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है। ये वाली बात आप लोगों की करेक्ट है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं? एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन के ऊपर, इंडक्शन के ऊपर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर, ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शन के ऊपर कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ करनी है, क्या ऑपरेशंस वगैरह चलानी है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है वो इन्हीं सभी चीज़ों को क्या करती है? कंसीडर करती है। क्या करती है? सभी चीज़ों को कंसीडर करती है। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अपने आप से दूर कर दिया जाता है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? जो न्यूली एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। ट्रेनिंग होती है वो स्पेसिफिक स्किल की होती है, एक चीज़ की होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है? ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। तो जो इसके ऊपर फोकस करती है, ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शन के ऊपर भी फोकस करती है। तो 11th का आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा उसने एफिशिएंसी से काम किया है। तो उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? अप्रेस किया जाता है कि उसने कितना अच्छा काम किया। सो ये क्या है? डबल एजिस टूल है जो क्या काम करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या क्या काम करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल ये बताता है कि किस पर्सन ने कितना अच्छा काम किया है, उसके कितने चांसेस है प्रमोशन के, किस पर्सन ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है उसके क्या चांसेस हैं डिमोशन के। प्रमोशन का मतलब ऊपर वाली रैंक के ऊपर भेजना, डिमोशन का मतलब नीचे वाले रैंक के ऊपर भेजना, और ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? सेम लेवल के ऊपर क्या करना? ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? सेम लेवल पे ट्रांसफ़र करना। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं वो क्या होते हैं? डबल एजेस टूल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक स्पेस क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर सकते हैं। प्रमोशन के चैलेंजेस दिए जाते हैं, साथ के साथ डिमोशन के बारे में भी बताया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सारे काम करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के काफ़ी सारी टेक्निक को यूज़ करते हैं हम लोग। लाइक आपके सामने पेयर्ड ग्रुप कंपैरिजन मेथड आता है, चेकलिस्ट मेथड आता है, अनदर मेथड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू, वेज डिटर्मिनेशन इज मोस्टली डन थ्रू द टूल विच आर। जो वेज डिटर्मिनेशन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, शायद न्यू लग रहा होगा आप लोगों को। सो ध्यान से समझना। वेज डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉय, देखो वेज का मतलब क्या होता है, एक सैलरी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना। जो सैलरी होती है वो किसको दी जाती है? उन पर्सन को दी जाती है जो माइंडेड वर्क करते हैं। जो क्या करते हैं? माइंडेड वर्क करते हैं, मतलब वाइट कॉलर पर्सन होते हैं, उन्हें सैलरी दी जाती है। जो वेज दी जाती है वो किन्हें दी जाती है? ब्लू कॉलर जो पर्सन होते हैं उन्हें क्या दी जाती है? वेज दी जाती है। डेली बेसिस के ऊपर जो लोग काम करते हैं, जो फिजिकल काम करते हैं, उन्हें वेज दी जाती है। तो आप लोगों ने एक वेज का डिटरमाइन करना होता है। इस द लिस्टिंग ऑफ द वेज रेट, ये वेज रेट की लिस्टिंग होती है, फ्रिंज बेनिफिट की लिस्टिंग होती है कि कितना आप लोगों ने लेबरर को, कितनी आप लोगों ने वेज रेट देनी है। ओके, बेसिकली वेज रेट के 2 टाइप होते हैं। एक होता है टाइम रेट सिस्टम, एक होता है पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे एक एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है इस बेस पे कि उसने कितना टाइम स्पेंड किया है। एक होता है पीस रेट सिस्टम, इस बेस में सैलरी दी जाती है कि उस पर्सन ने कितना काम किया है, उसने 4 यूनिट बनाई है, 5 यूनिट बनाई है, उसके हिसाब से दी जाती हैं। तो जो वेज को डिटरमाइन करने के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस भी आप लोगों की आ सकती है HRM के केस के अंदर। तो क्या क्या स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ पे पहले क्या किया जाता है? जॉब को एनालाइज किया जाता है,
वेज सर्वे की जाती है, रेलिवेंट चीज़ों को आप लोग एनालाइज करते हो, एक वेज स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर रूल बनाते हो, उससे रिलेटेड एक्सप्लेन करते हो एम्प्लॉयज़ को, फिर ग्रेड दे देते हो और बता देते हो कि अगर आप ये वाली जॉब करोगे तो इतना प्राइस है, ये वाली जॉब करोगे तो इतना प्राइस है, ये वाली जॉब करोगे तो इतना प्राइस है, फिर उनको एक गारंटेड वेज पे कर देते हो। ठीक है, पहले जॉब एनालाइज, फिर सर्वे करोगे, प्रॉब्लम बताओगे, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाओगे, रूल बनाओगे, एक्सप्लेन करोगे, ग्रेड दे दोगे और गारंटेड वेजेस दे दोगे। तो जो वेज डिटर्मिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। हो सकता है कि उसके अंदर बायसनेस, हो सकता है कि उसके अंदर बायसनेस ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या लिखा हुआ है, जॉब इवेल्युएशन क्राइटेरिया कम्स फ्रॉम। जो जॉब इवेल्युएशन होता है, ध्यान से देखना, जॉब इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, ये एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि मैंने क्या कंपनी को ज्वाइन करना है या फिर कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। कंपनी की तरफ से क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वहाँ पे ये बता दिया जाता है कि किस पर्सन की क्या काम है, आपको इस पोस्ट के ऊपर बैठना होगा, आपको उस पोस्ट के ऊपर ये काम करना होगा, आपके टाइमिंग इतनी होगी, आपको जो सैलरी दी जाएगी वो इतनी दी जाएगी, आपकी टाइमिंग ही होगी, अगर आपको हटाया जाएगा तो इस तरीके से हटाया जाएगा, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपकी क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी। ओके, ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ स्पेसिफाई करना है कि इस पर्सन के अंदर ये पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए, तो ये क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। तो जॉब इवेल्युएशन क्राइटेरिया कहाँ से निकल कर आया है, हर पर्सन अपने जॉब को इवेल्युएट करता है, जॉब स्पेसिफिकेशन से अपनी जॉब को क्या करता है, इवेल्युएट करता है। तो 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, एग्जिट पॉलिसी प्राइमरी किसके ऊपर फोकस करती है, जो एग्जिट पॉलिसी होती है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है। एग्जिट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ क्या करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, टर्मिनेशन की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से वो छोड़ के जाते हैं, तो उनके लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई जाती है, एग्जिट पॉलिसी अपनाई जाती है। तो जो एग्जिट पॉलिसी होती है वो किसके ऊपर फोकस करती है, पॉलिसी मेकर के, कि लोगों को लोग कैसे रिटायर होंगे और उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट करना होगा। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, आपको पता है। एफएम का गोल क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमम कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर। क्या फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस इनटू में नंबर ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस के उसके पास कितने शेयर हैं, तो इससे ये होता है इक्विटी शेयर की वेल्थ का फॉर्मूला। आप इक्विटी शेयर के अंदर जो है मार्केट प्राइस है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इसको इंक्रीज करने के लिए हम 3 डिसीजन लेते हैं, 3 फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, 3 फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। उनके अंदर पहला डिसीजन होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप ये डिसीजन लेते हो कि इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है, करनी है तो करंट एसेट में करनी है या फिक्स एसेट में करनी है। सेकेंड आप लोग डिसीजन लेते हो फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, जिसके अंदर आप ये डिसीजन लेते हो कि पैसा आप लोगों ने डेट से ऑब्टेन करना है या फिर आपने इक्विटी से ऑब्टेन करना है। और थर्ड होता है आप लोगों का डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन आप लोगों को ये बताता है कि कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर नहीं करना है। तो जो यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए 3 तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द डिविडेंड डिसीजन। फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने, और फोकस किसके ऊपर होता है, वेल्थ को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना। क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज डिटरमाइंड वेयर। IRR आप कब डिटरमाइन करते हो, जब क्या होता है NPV। ये सब होता क्या है आप लोगों को पता है, जो फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजन होता है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, उस वो 2 टाइप का होता है कि आपने फिक्स एसेट में पैसा लगाना है या करंट में लगाना है। अगर फिक्स में लगाना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग का नेम बोला जाता है। और अगर करंट एसेट से रिलेटेड डिसीजन लगाना है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेम बोलते हैं। तो जो कैपिटल बजटिंग होता है इसकी कुछ टेक्निक होती हैं, ठीक है।
एक होती हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती हैं, एक होती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हैं। जो कंसीडर नहीं करती उसके अंदर क्या आता है आप लोगों का पे बैक पीरियड आता है। सेकंड आप लोगों का आता है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। ठीक है, सो यहाँ पे NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है उसको कहाँ डिटरमाइन किया जाता है, कहाँ डिटरमाइन किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है NPV आप लोगों की 0 होती है। IRR को कहाँ डिटरमाइन करोगे, जहाँ NPV 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि आपको मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये चैनल आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाला है पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के MCQs, पेपर 1 कोर्स के लिए और 11th-12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। नया है, आप लोग जितना इसको सपोर्ट दोगे उतना ही ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट होगा और मैं आप लोगों को उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन से पढ़ा पाऊँगी। शेयर ज़रूर करना क्लास को। द टैक्स शील्ड वुड रिजल्ट इन द, देखो आप टैक्स शील्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है। टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है इनकम के ऊपर। ओके, वो टैक्स आप लोगों का बच गया। अगर आप लोगों का टैक्स बच गया तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, टैक्स कम देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई अब तो अर्निंग ज़्यादा बचेंगी। अगर अब अर्निंग ज़्यादा बचेंगी तो मैडम जी क्या होगा, अब अर्निंग ज़्यादा बचेंगी तो मैम EPS के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो सेकंड और फोर्थ आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 19। तो चलो ये अगली क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ मैं, आप लोग पहले इसका आंसर देना, फिर अगले क्लास के अंदर आके इसको चेक करना है इसका आंसर। सो क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बेल आइकन को कर देना प्रेस। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।